Yes. इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, खास करके इंटीग्रेशन वगैरह बहुत यूज़ होगा। डिफरेंशिएशन से ज़्यादा भी इंटीग्रेशन ही यूज़ होता है। तो इंटीग्रेशन का यूज़ ऐसे इन जनरल मैथमेटिक्स और साइंस में डेवलप क्यों हुआ है? क्योंकि चीज़ें जब वेरिएबल हो जाती हैं, उनके अंडर का एरिया या उनके अंडर का जो वेरिएबल है वो निकालना कठिन हो जाता है। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। समेशन जब वेरिएबल होने लग जाए तो इंटीग्रेशन आया प्ले में। It came into the picture because the summation became very difficult for many extensive functions in mathematics and physics. So integration इसमें बड़े अच्छे से यूज होता है। और सेंटर ऑफ मास वाला जो चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें काफी इंटीग्रेशन करना होता था। ठीक है, तो वो वाला नॉलेज बहुत काम आएगा यहाँ पे, चीज़ों को कब इंटीग्रेट करना है जब वो वेरिएबल होने लगती हैं। जैसे कि ये देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। हाँ, एक्सटेंडेड होने लगते हैं। सेंटर ऑफ मास का बेसिक फिलॉसफी क्या है कि छोटा सा मास है डीएम ऑब्जेक्ट में से, उसका डिस्टेंस आर जो है वो कितना है, ठीक है, और उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देते हैं। यही सेंटर ऑफ मास का ये वाला आर कोऑर्डिनेट आ जाता है। अगर ये वेक्टर है तो सारे कोऑर्डिनेट्स इसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली सेंटर ऑफ मास के आ जाएगी। एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ। ठीक है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। एक सेकंड मुझे टाइम देना थोड़ा सा। तो ओके ओके। हाँ, तो चलो हम लोग बेसिक्स से शुरुआत करेंगे। हर टर्म को समझना है, उससे एक दो एग्जांपल्स करने हैं ताकि उस टर्म को अप्लाई करना आ जाए। बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, बट उनका बेसिक जो फिलॉसफी है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, देखो वेक्टर वगैरह भी अच्छे से यूज करना है इसमें, तो वो भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से शुरुआत करते हैं। अब देखो फोर्स है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर ही होगा। वेक्टर होगा तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देंगे, हम हर वक्त इसका डायरेक्शन पे भी ध्यान देंगे। ठीक, वेरी गुड। तो शुरुआत किया गया, जो उन्होंने डिस्कवरी की थी कूलम्ब ने, दो अलग अलग चार्जेस हैं या सेम लेके चलते हैं, हम लोग को बस एक्सप्रेशन से मतलब है, उतना डिस्कवरी में जाने से कोई फायदा नहीं। दोज आर स्टोरीज एंड यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। दो चार्जेस हैं, मान लो दोनों पे चार्ज है Q1 और Q2, दो पार्टिकल्स हैं। उनका मास अभी हमारे सिग्निफिकेंस का नहीं है, हमारे रिलेवेंस का नहीं है, और उनका साइज भी हमारे रिलेवेंस का भी नहीं है। रिलेवेंस का इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है r, ये r इतना बड़ा होता है इनके डायमेंशंस से। इन चार्जेस कुछ तो पार्टिकल होगा ना, इनविजिबल तो होगा नहीं, ठीक है। तो इनके डायमेंशंस से इनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि हम इसको क्या करते हैं, अपने रिलेवेंस में, अपने कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है। ठीक है, ओके। इसीलिए इस पे ध्यान नहीं दिया जाता इनके डायमेंशंस पर, इनको पॉइंट चार्जेस दिया जाता है फिजिक्स में। तो सर उन्होंने आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है, मेरी जा रही ना? ओके, हाँ आपकी आ रही है। ठीक है, तो हुआ क्या, उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि हम बिल्कुल वेक्टर में ही लिखते हैं। फोर्स का जो एक्सप्रेशन था, फोर्स जो 1 लगाएगा 2 पे, ठीक है, फोर्स बाई ड्यू टू 2, मतलब इसको चेंज भी करते हैं लोग, कोई किसी कन्वेंशन को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है। हम एक चुन लेते हैं, इसको हम एक कन्वेंशन चुन लेते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। जो फोर्स 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, पहले हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जब चार्जेस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, दोनों चार्जेस को पॉजिटिव करके हम ये एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, ये
देखा गया कि इस फोर्स का डायरेक्शन इस आर वेक्टर के अलोंग होता है। ये जो यूनिट वेक्टर है आर, ये किधर से किधर है, 1 के द्वारा लगाया जा रहा है 2 पे ना, तो 2 को पुश करने वाला है जब दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली भी है ना, Q1 पॉजिटिव है, हाँ, Q2 को क्या करेगा, अपने से दूर पुश करेगा, रिपेल बिल्कुल। करेगा। ठीक है, तो ये आर वेक्टर हम इसको ले लिए अवे फ्रॉम Q1। इस आर वेक्टर को समझने के लिए तुम हमेशा ये याद रखो, अवे फ्रॉम चार्ज Q1। थोड़ा सा स्पीड शुरू में स्लो रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो डायरेक्शन एकदम क्लियर हो गया कि जिसके वजह से हम फोर्स लिख रहे हैं उससे अवे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन लेना है, रेडियस या डिस्टेंस जो भी तुम इसको कहना चाहो, आर वेक्टर का डायरेक्शन लेना है। और ये जो फोर्स है इसका एक्सप्रेशन चाहे कुछ भी हो, इसका डायरेक्शन इसी यूनिट वेक्टर के अलोंग होगा। ठीक है, ओके। ये पक्की बात होगी। अब इस फोर्स का एक्सप्रेशन बहुत फेमस है कि हाँ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी में जब डिराइव किया साइंटिस्ट्स ने शुरुआत में, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन्होंने देखा कि ये जो फोर्स की वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू जो 2 पे लग रही है 1 के वजह से, वो किसी एक पे निर्भर नहीं करती है बल्कि दोनों के प्रोडक्ट पे निर्भर करती है, और वो भी डायरेक्टली। तो ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर वाला हिस्सा, ये यहीं से इम्प्लाई करता है, यहीं से फॉलो करता है। नाउ यही फोर्स सिर्फ इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता हुआ नहीं पता चला उन लोगों को, उनको ये भी पता चला कि ये डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से ड्रॉप करता है। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस फोर्स की वैल्यू बहुत तेजी से घटती है। ठीक है, तो दूसरा ठीक। कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको यूज करके इन्होंने ये कांस्टेंट के निकाल लिया, जिसका वैल्यू बच्चों को ये पढ़ा दिया जाता है 4πε0। ठीक है, इससे इनको क्या पता चला कि जो मीडियम है जहाँ पे ये रखा हुआ है उसका फंक्शन है ये एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ स्पेस पढ़ा होगा आपको। हाँ, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जैसे जैसे ये चेंज होगा तो थोड़ा सा इस फोर्स पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो ठीक। अगेन ये भी हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हमको इस एक्सप्रेशन को, पोटेंशियल को, ये सबको देखना है। ये सब चीजें सब्सिडियरी हैं इस सब्जेक्ट में। तो ये एक्सप्रेशन जो निकल के आया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, और ये है वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है जो हमको डायरेक्शन दे रहा है। और यूनिट वेक्टर को इतने बड़े स्केलर से मल्टीप्लाई करके हमने ये फोर्स निकाल लिया। तो कंक्लूजन क्या आया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल Q1 के वजह से कहीं पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 रखा हुआ है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो Q1 से अवे होगा, Q1 से अवे होगा। और इसी डायरेक्शन में ये रेडियल वेक्टर है। रेडियल वेक्टर सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा होगा, है ना। ये टेंस। वाला, हाँ, ये रेडियल वेक्टर होता है और ये वाला टेंजेंशियल वेक्टर होता है, या फिर इसको थीटा कैप भी लिखते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ये रेडियल यूनिट वेक्टर है। तो उसी हिसाब से ये रेडियल यूनिट वेक्टर है यहाँ पे भी। ठीक है, और ये फोर्स बड़ा कितना होगा, तो इतना बड़ा होगा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू जो है F21, अगर बिना वेक्टर के साइन के हम लिखें तो बहुत वो फेमस कूलम वाला एक्सप्रेशन है K(Q1Q2)/r²। ठीक है, अच्छा ये देखो जरा सा, ये जो आर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, एक पूरे वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड डिवाइड। करते हैं। ठीक है, मॉड। हाँ। हाँ, इस पूरे वेक्टर में इस मैग्नीट्यूड को सिर्फ आर ही लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस जो है इनके बीच की दूरी, ये आर है। ठीक है, तो इसके जगह पे आर ही रख लो। तो अगर तुम इस यूनिट वेक्टर को वहां पे पुट कर दोगे F21 वाले एक्सप्रेशन में, तो दूसरा फॉर्म भी आ जाता है इसका, K(Q1Q2)/r²। और जहां पे अभी तक ये लिख रहे थे, अब हम वहां पे ये लिख देंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। तो तुम ध्यान दो, नीचे मल्टीप्लाई होके आर क्यूब हो जाएगा। हाँ। ठीक है, K(Q1Q2)/r वेक्टर बाई आर क्यूब।
एक बार बहुत पहले आईआईटी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया था और ऑप्शन में लिख दिया था ऐसे कि जो जो कूलम फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, ठीक है। अच्छा। बट बच्चे को हाँ ये ध्यान देना था कि इट्स नॉट ट्रू, ये फंडामेंटल मिस्टेक था, बट एक्सप्रेशन इतना क्लियर लिखा होता है, इतना ल्यूसिड लिखा होता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें एक्चुअली ये छुपा हुआ है, ये आर टाइम्स यूनिट वेक्टर है ना। हाँ तो वही आर आर कट के फिर आर स्क्वायर हो जाता। तो ये इल्यूजन था, एक तरह का मैथमेटिकल इल्यूजन था, हाँ। बट करेक्टली आर स्क्वायर ही होता है। तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ तुमको मिल सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ठीक। नहीं। अब इस इक्वेशन की वैलिडिटी पे ध्यान दो। वैलिडिटी पे ध्यान दोगे तो इंटीग्रेशन और पोटेंशियल ये सब के फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ होता है एफ ऑन टू ड्यू टू वन is equal to k into product of these two charges q1 q2 by r square along unit vector r। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जिस चार्ज पे आप लगा रहे हैं फोर्स q1 की तरफ से, वो अवे फ्रॉम q1 होगा। जो सोर्स है फोर्स का, जिसके वजह से आप फोर्स देख रहे हैं, जहां से ये जनरेट हो रहा है फोर्स, उससे अवे ये आर वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। ये वैलिड कब है, देखो ये वैलिड है जब Q1 को भी तुमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, ठीक है, और Q2 को भी तुमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, ठीक है। इनके जो डायमेंशंस है खुद के, वो काफी नेग्लिजिबल हैं विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो R है, इनका खुद का डायमेंशन इतना छोटा है कि बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके डायरेक्शन को लेके आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट उनको ले रहे हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट सेफली लिया जा सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके निकालते हैं, तो प्रॉब्लम यही होती है समझने में, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज था तो ये फॉर्मूला सीधा सीधी वहां पे नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की तरह बिल्कुल, ठीक है। अलग अलग मासेस रखे हुए हैं तो तुम m1 r1 m2 r2 ऐसे करके ऐड कर पाते हो, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली जब एक डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट बन जाता है किसी खास शेप का, तब हमारे लिए ये चीज करना पॉसिबल नहीं रह जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और लोकेशन वाइज, हाँ लोकेशन वाइज जहां का हम पार्टिकल चुनेंगे, हर किसी का आर भी क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। हाँ, तो इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। सिमिलर चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, लेकिन वो बाद की बात है। पहले अभी हम यहीं से थोड़ा सा एनालिसिस अपना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि ये चार्ज मान लो दोनों सेम उसके हैं, ठीक है, सेम नेचर के हैं। प्लस चार्ज है यहाँ पे प्लस Q1 और यहाँ पे प्लस चार्ज है Q2, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, अगर इसको छोड़ दिया जाए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो दुनिया में इसको रोकने के लिए, यहाँ पे मेंटेन करने के लिए पोजीशन पे, तो तुमको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे विल बी सेपरेटेड, दे विल बी स्टार्टिंग टू सेपरेट। ये दोनों दूर जाने लग जाएंगे। दूर जाने से इनके बीच का जो ये रिपल्शन का फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, वो काफी तेजी से ड्रॉप करेगा, बट इट विल स्टिल बी पॉजिटिव, रिपेल करेगा ही करेगा, एंड दे विल कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल डिक्रीज, द एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, ठीक है। द इन्फ्लुएंस, जो ओवरऑल एक इन्फ्लुएंस है एक दूसरे पे उनका, वो भी डिक्रीज करेगा, बट इट विल स्टिल बी देयर। कब तक? जब तक ये लोग हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड दूर ना चले जाए, इतने दूर जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने दूर जहां पे इनका बीच का जो इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। ऐसा एक डिस्टेंस जहां पे इनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, उसी को मैथमेटिकली इंफिनिटी कह लेते हैं, ठीक है। इट्स एक्चुअली अ वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन over the another is considered to be neglected, considered to be near zero, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इस Q1 चार्ज
को कहीं पे फिक्स कर दिया गया, ठीक है, इस Q1 चार्ज को क्या कर दिया गया, फिक्स, ठीक है। और ये Q2 चार्ज को देखो, हम देखना चाहते हैं, हमको इतना तो पता है Q1 फिक्स है, पर Q1 फिक्स होने के बावजूद क्या Q2 को अगर फ्री छोड़ दे तो ये यहीं पे रहेगा कि रिपल्शन की वजह से दूर भागेगा, दूर भागेगा। तो स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल, स्टिल इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप इट दैट वे, इसको यहाँ पे रखना संभव नहीं है। तो होता क्या है कि यू नीड सम एक्सटर्नल एजेंट, तुमको कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो तुमको फील होता है रियल लाइफ में, फिजिक्स उसी को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो तुमको वो फील नहीं आएगा, ठीक है, सब कुछ फील होना चाहिए। तो एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो इसको यहाँ पे मेंटेन कर सके, जो उतना ही फोर्स सप्लाई कर सके जितना इसका इस डिस्टेंस के हिसाब से रिपल्शन का बनता है, ठीक है। ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये वाला। और हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है एफ एक्सटर्नल, उसको भी इतना फोर्स देना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, वो जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट है वो चाह रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा घसका दूं, इस चार्ज को Q2 को थोड़ा सा घसका के यहाँ पे कर दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो घसकाया उसको इसने, तो इस जगह पे जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लग रहा है ये चेंज हो जाएगा कि नहीं, कि यही वाला रहेगा, चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। The charges being same, in spite of this fact, the force will change. Again, he wants to move it to this point. Okay. Again, if he wants to move it to this point, again there will be a new force. हाँ, यहाँ पे again एक दूसरा force आ जाएगा। अगर इसका नाम हम 1 दे देते हैं तो ये 2 रहेगा और ये definitely कोई 3 रहेगा। These 3 values will not be same. तो हमने क्या सीखा कि ये जो कूलम फोर्स है ना, ये जो कूलम फोर्स है ये एक पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। पॉइंट फंक्शन मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है इवन फॉर द सेम सेट ऑफ चार्जेस, ठीक है, फॉर द सेम सेट ऑफ। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखना, बाकी स्क्रीन पर ही देखना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी होगी। For the even for the same set of charges, it becomes a point function due to its relation with r, ठीक है। अब देखो, इस एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पर से यहाँ पर आने में, थोड़ी दूरी कम करने में या फिर ज्यादा करने में, लोग यूजुअली ज्यादा करने में डिराइव करते हैं। उसका भी रीजन होता है, ज्यादा करने में, डिस्टेंस को ज्यादा करने में इसलिए डिराइव करते हैं क्योंकि चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और बढ़ाने में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, देख रहे हो। इस तरफ डिस्प्लेस होगा तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेंस पॉजिटिव हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन को ना हम पॉजिटिव ले सकते हैं एक प्रॉब्लम में, तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ करते हैं तो डायरेक्शन बस निगेटिव हो जाएगा। तो लोग जो है, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए निगेटिव नहीं लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, गिव मी अ मिनट, सेम उसमें भी डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या करते हैं कि अभी यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, और तुमको पता है ये फोर्स R का फंक्शन है ना, इवन फॉर द सेम सेट ऑफ चार्जेस, एंड द फंक्शन मैथमेटिकली अब देखना है सिर्फ K Q1 Q2 by R², ये है फंक्शन तुम्हारा, ठीक है। फोर्स को तुम बस मैथमेटिकली एक फंक्शन के रूप में देखो, डायरेक्शन इसका इस तरफ है, तो ये जब भी इक्वेशंस में हम यूज करेंगे पॉजिटिव के साइड पे करेंगे, ठीक। ये एक्सटर्नल एजेंट ऐसे एक्ट करता है कि ये एक्सेलरेट नहीं होने देता है, हर मोमेंट पे ये जो फोर्स लग रहा है ना, इसी के बराबर इधर फोर्स वो सप्लाई करते रहता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, जस्ट टू इंश्योर कि इसकी काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे चेंज नहीं हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज अगर हो जाएगी तो यू नो दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड हम इनिशियल और फाइनल एनर्जी, इनिशियल और फाइनल
जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको इक्वेट नहीं कर पाएंगे एंड में, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है तो। इसीलिए ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये इट ट्राइज टू कीप दिस चार्ज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन वगैरह जीरो रखने की कोशिश करता है। तो तुम देखो जो इस पे फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इस पॉइंट पे कुछ और है, 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 मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग है। ठीक, तो हम कोई एक अपने मन से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं जो ए दूरी पे है। ठीक है, ए दूरी पे है और छोटे से टाइम इंटरवल में इसमें ये पॉइंट Q1 से ये वाला पॉइंट A1 दूरी पे था, और ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ओवर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, ये क्या होता है A प्लस dA हो जाता है। A में छोटा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, ये अज्यूम कर सकते हैं बहुत छोटा है, इसलिए हमने उसको dA लिखा है। मोमेंट्री वो इससे लिंक्ड रहेगा बाय लॉज ऑफ इंटीग्रेशन। तो तुम देखो इनिशियल पोजीशन था ये, फाइनल पोजीशन है ये, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना बड़ा वेक्टर, बताओ हुआ कि नहीं? हाँ। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन होगा ना आगे भी, अभी तो समझ रहे हो, कभी आगे भी होगा तो मुझे बिल्कुल बता देना। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं। ये छोटा डिस्प्लेसमेंट dA होगा। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स। तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जरा फोकस करना तुम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे तुम सिर्फ फोकस करना। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये उस चार्ज पे Q2 पे, Q1 तो फिक्स था उसको छोड़ दो, Q2 पे, सॉरी Q2 यहाँ लिखते हैं, Q2 पे जो फोर्स लग रहा था एज अ फंक्शन ऑफ A, वो क्या था इस मोमेंट पे, K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर। ठीक है, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dA, उसके वजह से इस फोर्स का अपना एक वर्क आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेरी वेरी स्मॉल, तो तुमने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि ये वर्क जो है छोटा सा वर्क होता है, इसलिए इसका नाम dw लिखते हैं, w नहीं लिखते हैं। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये dw इंटीग्रेट होकर के w लिखा जा सकता है, लेकिन सिंस the displacement itself has been assumed to be infinitesimally small, we are using this term dw। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हम वर्क लिख रहे हैं इस फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये वर्क क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है इनटू छोटा सा वाला डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन का, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो डॉट प्रोडक्ट हमने इसको कर लिया। तो F देखो सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट पता है मैग्नीट्यूड का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आएगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगेन वर्क का डेफिनेशन वहां से आ रहा है F डॉट dr से, हाँ F डॉट एस जैसे भी लिखना चाहो, यहाँ से वर्क डन का तुम्हारा वो आ रहा है मैकेनिक्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, अपने से दूर करना चाह रहा है Q1 चार्ज Q2 को, और इन द मीन टाइम छोटे से ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा कि वो dA उसको डिस्प्लेस करने में भी सक्षम है। देन द फोर्स के जगह पे हम लिखते हैं K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट का कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता, सेम डायरेक्शन में है वेक्टर्स, तो हम यहाँ पे ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड dA डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम dw इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये छोटा सा वर्क है, अगर हम Q1 और Q2 के बीच में एक फाइनाइट सा डिस्प्लेसमेंट देखें, ठीक है, ये फाइनाइट सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन R1 से लेकर के फाइनल पोजीशन R2 तक। ठीक है, सिंस दिस डायरेक्शन में है तो R1 भी पॉजिटिव लेंगे और R2 की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो इसको पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, K Q1 Q2 dA बाई A स्क्वायर, और ये हो जाएगा टोटल वर्क डन बिटवीन अ फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, हम्म, R1 से R2 ले जाने में कितना उसको फर्क पड़ता है वो देखना चाह रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। K Q1 Q2 dA बाई ए स्क्वायर है a माइनस 2 dA का इंटीग्रेशन, और a कहाँ, हाँ a कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, a R1 से वेरी कर रहा R2 तक। ठीक है, a देखो यहाँ पे a हमारा इनिशियल सेपरेशन था, ठीक है, तो ये R1 से R2 वेरी कर रहा, और ये वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 a स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन a माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1 इंक्रीज पावर R1 से R2। इसको एक्सपेंड कर लो, K Q1 Q2 ये हो जाएगा, माइनस साइन की वजह से लिमिट्स जो है चेंज हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, सारी चीजें यहीं से फ्लो करती हैं, इसी के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, और इसी से पोटेंशियल, इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये वो सब कुछ यहीं से आ जाता है। देखो हमारा केस जो था वो क्या था, Q1 से Q2 के बीच में, ठीक है, फोर्स इसी के डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इनिशियल पोजीशन R1 से हमने डिस्प्लेस किया था फाइनल पोजीशन R2 तक, ठीक है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में था और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में था, तो जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो पॉजिटिव आ भी रहा है, K Q1 Q2 1/R1, since R1 is smaller than R2 so 1/R1 will be greater than 1/R2, रेसिप्रोकल उनका। तो देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव ही आ रही है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, अगर यहाँ पे R1 हम अज्यूम कर लें कि इन्फिनिटी पे था, ठीक है, R1 कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, और R2 कहाँ पे है, R2 हमारा कोई फिक्स पॉइंट है R, मतलब इसका इसका इंटरप्रिटेशन देखो अच्छे से क्या है कि Q1 और Q2 इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड थे इनिशियली, हमारा R1 इन्फिनिटी है, मतलब इनिशियल डिस्टेंस कौन सी थी, R1 इन्फिनिटी थी, और R2 अब हमारा फाइनाइट है R, मतलब कि पहले जो मैंने इधर डिस्प्लेसमेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट चार्ज का R1 से R2 हो रहा था, अब R1 से R2 नहीं कर रहे हैं हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसको अपने एरिया में ला रहे हैं, बहुत दूर से कहीं से उठा करके अपने एरिया में ला रहे हैं, ठीक है। बताओ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रेजिस्ट करेगा कि नहीं, इसको इधर जो भी आदमी, जो भी एजेंट लाएगा उसको फेस करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को। तो तुम देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उसके द्वारा वर्क जो है पॉजिटिव रह जाएगा कि नेगेटिव इस पूरे फाइनाइट मोशन के दौरान। वर्क में इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा उसको रिपेल करना चाह रहा था और हम उसका डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहे हैं, जबरदस्ती वोल्टेज साइड में, तो ये नेगेटिव आना चाहिए। और हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है, हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है इस केस में, ये वाले केस में देखो एक्सटर्नल एजेंट हमको इधर फोर्स देगा तभी ना चार्ज इधर मूव करेगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन कितना होगा, मतलब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। एक मिनट फिर से, देखो इन्फिनिटी से मेरे को चार्ज को इधर लेके आना है, ठीक है, तो ये ला कौन रहा है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ला रहा होगा जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल फोर्स तो अपोजिट लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो उसको इधर ला रहा है, और डिस्प्ले फोर्स तो इधर लगा रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इसी तरह टुवर्ड्स Q1, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। तो सेंस समझना वर्क का
सबसे पहला मतलब माइलस्टोन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यही फील ला देगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन में आओ, इस वाले एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिखते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा काम किया हुआ होगा k q1 q2 1/r1 माइनस 1/r2। ये कौन से केस में है? ये है q1 चार्ज से q2 चार्ज को आपने r1 से बढ़ा करके कितना सेपरेट कर दिया? r2। R2 ठीक है, सारा डायग्राम रखना है, अपने आप से हो जाएगा सब। तो ये देखो किस केस के लिए है ये फॉर्मूला, और ये किसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स है, दोनों मतलब किसके द्वारा किया हुआ वर्क है, दोनों देखना है। अच्छा, अब तुम बताओ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना काम किया है तो हमारा एक्सटर्नल एजेंट बेचारा इसी के नेगेटिव काम नहीं किया होगा? हाँ ठीक है, ये चीज बहुत जगह से डिराइव हो सकती है, ये सिंपल तुम्हारा कॉमन सेंस भी अभी कह रहा होगा कि हाँ यार यही दोनों तो थे, और था कौन? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर लग रहा है, और हमारा वाला फोर्स जो है वो इधर लगा रहा था, और मैंने पहले ही बोला था कि ये दोनों इक्वल होंगे ताकि ये एक्सेलरेट ना करे अपने मोशन के दौरान, है ना? हाँ तो कॉमन सेंस भी यही कह रहा है। और एक वर्क एनर्जी थ्योरम तुमने पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम हाँ क्या बोलता था कि अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है थ्रू आउट योर ऑब्जर्वेशन, तो जितने वर्क डन है उनका समेशन कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, कि जितने वर्क डन है, हाँ आई मीन कि जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सब मिलके जो भी काम करेंगे वो मिलके क्या हो जाएगा? 0। 0। ठीक है, जैसे कि मैं ग्राउंड पे हूँ और यहाँ पे ऐसे बुक रख रखा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ बुक को, ठीक है, पहले यहाँ भी स्टेशनरी था, चुपचाप मैंने पकड़ा हुआ था, और ऊपर किया धीरे धीरे, और यहाँ भी स्टेशनरी कर दिया मैंने, चुपचाप उठा के बस रखे हुए हैं इसको ऊपर, हाथ ऊपर करके। तो तुम सोचो यहाँ भी आपका वेलोसिटी कितना था? 0 इनिशियल, और यहाँ भी आपका वेलोसिटी कितना है? 0। 0। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, डेल्टा के 0। मतलब एक तो आपका हाथ है जो इस कॉपी पे फोर्स लगा रहा होगा इसको ऊपर उठाने के लिए, और दूसरा इस कॉपी का खुद का वेट। वेट। ठीक है, तो जो भी वेट काम करेगा, वर्क डन बाय वेट प्लस वर्क डन बाय आवर हैंड, इन सब का समेशन क्या होगा? 0। 0 ठीक है, और तुम निकालोगे भी तो देखो ना, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। वेट किधर लगता है? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड्स। हाँ। ठीक है, और मान लो it ascended to a height h, ओके, तो वर्क डन बाय वेट क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय वेट माइनस mgh हो जाएगा, क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस mgh हो गया। और हमारा हाथ तो ऊपर ही लगाएगा ना, तभी तो बुक ऊपर गया है। mgh। ठीक है, mgh ये हो जाएगा, तो ओवरऑल ये देखो 0 आ गया। तो ये चीज जो है ना, ये वाली चीज, ये कॉमन सेंस भी है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, कंजर्वेशन ऑफ इवन मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सब कुछ ठीक। कंजर्वेशन ही है। दिस इज हाँ। जस्ट मतलब लिखने को है, बाकी ये कॉमन सेंस भी यही कह रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये पूरा माजरा ही चेंज हो जाएगा, k q1 q2, और ये जो इस चलो माइनस आगे ही दे दो, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तक समझ में आया क्यों ये एक दूसरे हाँ। के नेगेटिव होते हैं? क्योंकि इनके अलावा कोई और है ही नहीं। ठीक है, ठीक। चलो वापस अब हम यहाँ पे आते हैं। जब मैंने R1 को इन्फिनिटी ले लिया था, ठीक है, R1 को ही इन्फिनिटी ले लिया और R2 को ही R ले लिया, तो ये देखो यहाँ पे R1 को इन्फिनिटी ले लोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? 0, 1/∞, 0। 0। ठीक है, और R2 के जगह पे हम क्या लिख लेंगे? R। R। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जरा गौर से देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस k q1 q2 बाई r, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ। इस एक्सप्रेशन को अब हम ध्यान से नीचे उतार लेंगे,
और डायग्राम भी बना लेंगे कि ये किसके लिए वैलिड है। ये वैलिड है जब Q1 कहीं पे था फिक्स, लेकिन आप Q2 को बाहर से लेके आए। ये कोई इमिग्रेंट है, दूसरी कंट्री से आया, ये Q2 को आप लेके आए, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था? इन्फिनिटी। और फाइनल डिस्टेंस कोई फाइनाइट r डिस्टेंस आ गया यहाँ पे, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? r है, ठीक है, ये डिस्टेंस है r। तो ये जो एक्सप्रेशन आया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर में माइनस के Q1 Q2 बाई r, ये क्या रिजेंबल करता है? ये रिजेंबल करता है कि जब आप एक चार्ज के सेट को, टू चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब पॉइंट ऑफ नो इंटरेक्शन, इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या है? पॉइंट ऑफ नो इंटरेक्शन। नो इंटरेक्शन, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो इन दोनों सेट का, अच्छा वो बात की चीज है उसको छोड़ देते हैं। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो वो पॉइंट ऑफ नो इंटरेक्शन है, ठीक है। और जब उसको हम r डिस्टेंस पे ले आए तो ये पॉइंट ऑफ फाइनाइट इंटरेक्शन है। यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने निगेटिव वर्क किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने निगेटिव वर्क किया है। देखो वर्क का मैं सेंस बताता हूँ, ध्यान रखना ये बात। कहीं भी पॉजिटिव वर्क अगर है और इस तरफ नेगेटिव, नंबर लाइन है ये समझ लो फोर्स का, और ये नेगेटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क का मतलब कोई भी एजेंट अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मतलब वो जो कर रहा था वही हो रहा है, ठीक है। हाँ। वो जो उसका नेचुरल चीज था वही हो रहा है। और दूसरा ये निगेटिव का सेंस है, वो जो करना चाह रहा था उसके ठीक ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव जब आप काम करेंगे तो आपकी एनर्जी, आपके खुद की एनर्जी लोअर होगी और आप धीरे धीरे ज्यादा स्टेबल होंगे। और नेगेटिव साइड में उल्टा है। नेगेटिव साइड कहने का मतलब है आपसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। आप एक सेकंड रुको, एक्सट्रैक्ट नहीं बोलेंगे इसको, जैसे पॉजिटिव हम, हाँ एक्चुअली हम ना सिस्टम से और एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। अनस्टेबल। और उसको, हाँ उस पार्टिकुलर सिस्टम को हम और एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल समझ में आ जाएगा, इस पे मत जाओ, ये थर्मोडायनेमिक्स भी मिक्स है इसमें, ये थ्योरी अच्छी नहीं है हमारे लिए, इग्नोर दिस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नेगेटिव है, माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है वो अभी हमने देखा था, वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, होगा ना, क्योंकि ये दो लोग सिस्टम में है। और नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो इस फोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इस वर्क का क्या सिग्निफिकेंस है? इस वर्क का ये सिग्निफिकेंस है कि आपको मशक्कत करनी पड़ रही है। ये पॉजिटिव वर्क है, मतलब आपको एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगा इस कंडीशन में लाने के लिए, इस कंडीशन से, द पॉइंट ऑफ जीरो इंटरेक्शन से आपको पॉइंट ऑफ फाइनाइट इंटरेक्शन पे लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो कि हम हैं उसको पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ जाके स्टोर हो रही है? इस दोनों चार्ज के सिस्टम में, समझ रहे हो। हम दो ही लोग तो हैं, एक तो ये चार्जेस हैं Q1 Q2 और हम एक एक्सटर्नल एजेंट हैं, तीन ही लोग हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं वो एनर्जी कहाँ जा रही है? यहाँ। डिसिपेशन है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, विस्कोसिटी है नहीं, ठीक है, कोई और चीज बीच में है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर नहीं है, कोई एनर्जी वेस्ट करने वाली चीज है नहीं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो इसी सिस्टम में जाकर के स्टोर हो जा रहा है, ये वाला काम, ठीक है। ठीक। तो इसी से जो टर्म है वो डिराइव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना सिस्टम में, इसी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको तो मैंने रेडीमेड Q1 Q2 बता दिया जब कूलम फोर्स बता रहे थे, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट ये सिर्फ एक फिजिसिस्ट को पता है कि इसको इस कंडीशन में लाने के लिए मेरे को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा है, एंड दैट सैक्रिफाइस इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एंड दिस मच एनर्जी शुड बी हियर, अगर आप उसको
इस पोजीशन में मेंटेन करना चाहते हैं, इवन आप इसको इस पेज पे ड्रॉ भी करना चाहते हैं, तो इतने पोटेंशियल एनर्जी उसमें है जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, डिराइव करने के दौरान हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया था, देखो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से क्या निकल के आता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। ठीक है, it's not a vector, dot product doesn't give us a vector quantity, it gives us only a scalar quantity. So what we conclude is that this thing as well as this thing, these are just scalars. ऐसे भी एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन जो है वो मतलब यूनिट जो है वो जूल होता है, डायरेक्शन तो होता नहीं है एनर्जी का, वर्क डन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ये सारी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं। ठीक है, तो स्केलर होने का मतलब हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी था, वहां से हम ट्रेवल करके आप पहुंच गए हैं स्केलर क्वांटिटी में वाया अ सिंगल डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बिना पहुंचेंगे नहीं, डॉट वेक्टर से स्केलर में आने का और कोई उपाय है? आज तक कोई उपाय नहीं है डॉट प्रोडक्ट के, और इसीलिए जो फोर्स है उसी का सीधा सीधा इम्प्लीकेशन ये वर्क भी है, F इंटू डी आर करके इंटीग्रेशन करके। तो जो पहले हमने वर्क एनर्जी में पढ़ा था ना, सेम यही चीज यहाँ भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। द डिफरेंस बीइंग दैट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चेंजिंग, एंड कुछ कन्वेंशंस हमारे नए नए आ जाते हैं इसमें, जिसके वजह से थोड़ा दिमाग कंफ्यूज होता है। वो कन्वेंशंस वो वाले हैं कि इनफाइनाइट पे हमारी एनर्जी 0 है वगैरह वगैरह, करते हैं ना हम। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 कैसे है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अजम्पशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, इनको क्या दिमाग में थोड़ा सा 2-4 बार उतार लोगे, डायग्राम्स रिवाइज कर लोगे, अपने आप वो आ जाएगा दिमाग में, फिर बस क्वेश्चंस बनाने का। देखो ये Q1 है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर Q2 है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वो ऑलमोस्ट निल है, 0 है। ठीक है, अभी क्या देखने का है कि इस कंडीशन में इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है हम निकाल नहीं रहे हैं, हम उसको नाम दे देते हैं U इंफिनिटी। ठीक है, द सेकेंड थिंग बीइंग कि जब ये इस कंडीशन में आ जाता है फाइनाइट डिस्टेंस पे Q1 Q2 और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो अब निल नहीं रह जाता है। ठीक है, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है अभी नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा आप ही बताओ कि किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी अगर सिस्टम की, आई मीन कि अंदर मान लो एक गैस है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हुआ है क्या? ठीक है, तो अंदर एक गैस है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी अगर हम एक्सटर्नल कुछ वर्क करें, तब चेंज हो सकती है, होगी ना? होगी। और अगर हम थोड़ा सा हीट दे दें, या मतलब बोथ वेज इंटरेक्शन ऑफ कोर्स, हीट दे लें या ले लें, एक्सटर्नल वर्क कर दें या फिर इससे वर्क हम एक्सट्रैक्ट कर लें, दोनों कंडीशन में ये हो जाता है। बट ये हमारे इंटरेस्ट का है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे इंटरेस्ट का बस ये वाला है, एक्सटर्नल वर्क। तो एक सिस्टम की एनर्जी तभी चेंज होगी गिवन की हीट एक ऑप्शन नहीं है आपके पास, हीट मतलब वाया मीडियम ऑफ हीट चेंज आप उसका एनर्जी चेंज नहीं कर सकते हैं। गिवन दिस कंडीशन आपके पास सिर्फ किस चीज का ऑप्शन रह जाता है, एक्सटर्नल वर्क का। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले देख लो। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी U इंफिनिटी। ठीक है, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना चेंज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं साइंस में। तो फाइनल है UR और इनिशियल है U इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, ये जो भी है मेरे को वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये पता है कि किसके वजह से हुआ है, एक्सटर्नल वर्क के वजह से। ठीक है। सिस्टम मानने का तरीका एक बहुत सिंपल सा होता है कि Q1 Q2 दोनों को आप ऐसे घेर दो, तो इनके आपस के इंटरेक्शंस जो हैं आपस में, मतलब ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा और Q2 Q1 पे भी तो लगा रहा होगा, तो इनका जो ये आपस का इंटरेक्शन होता है ना, ये हमारे अब इंटरेस्ट का नहीं रह जाता है जब हम इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है। ये बहुत सारी जगह पढ़ा भी होगा, कोलिजन वगैरह में भी पढ़ा होगा, है ना। हाँ। तो इसको हम ये वो वाला एग्जांपल है, देखो इस तरफ एक मास लटका हुआ रहता था और इस तरफ एक मास लटका हुआ रहता था, हाँ। m1 और m2, तो तुम डायरेक्ट एक्सेलरेशन इसका लिख लेते थे ना, इधर m1 g sin थीटा, इधर m2 g sin थीटा, तो m1 माइनस m2 g sin थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे ही करते थे। तो ये कैसे कर पाते थे, क्योंकि हम इसको पूरा एक सिस्टम मान लेते थे। तो जब सिस्टम मान लेते थे तो टेंशन वेंशन का इक्वेशन हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था, अलग अलग एक्सेलरेशन भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सब चीजें फिर इनके इंटरनली हो गई, इंटरनल मैटर हो गया। हम सिर्फ बाहर की चीज देखेंगे कि अंदर टेंशन भूल जाओ, बाहर इस पे क्या लग रहा है। ठीक है। तो सिमिलरली ऐसा ही केस है ये ऊपर वाला। इसमें अगर हम चार्जेस को एक सिस्टम मान लें, तो अब मेरे पास इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट और उसके द्वारा किया हुआ एक्सटर्नल वर्क। अच्छा, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा वर्क इस सिस्टम पे। अगर इसने वर्क दिया है, मतलब पॉजिटिव काम किया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। अगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ही काम किया हुआ नेगेटिव है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। ये तो सीधा साधा सा बात है। ठीक है, समझ रहे हो ये बात, थोड़ा सा और क्लियर करें। नहीं, सही है। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स जो काम कर रहा है वही रीजन है इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने का, और दोनों में साइन का भी रिलेवेंस है, दोनों साइन भी डायरेक्ट रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है साइन में भी। ठीक है। वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो ये एनर्जी जाके स्टोर होगी, जैसे ही एनर्जी स्टोर होगी फाइनल एनर्जी इनिशियल से क्या होगा, ज्यादा या कम। एक मिनट फिर से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वर्क डन बाई, ये स्टेटमेंट हाँ ये स्टेटमेंट फिर से बोल दी। हाँ हाँ यही बोल रहा हूँ। ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा मान लो पॉजिटिव है, अगर एक्सटर्नल हाँ। एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है मतलब वो सिस्टम को एनर्जी दे रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है। ये बात क्लियर है या ये मतलब अभी नया हाँ। है। सही। नहीं नहीं, सही। हाँ, तो अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, कुछ काम अगर हम कर रहे हैं किसी सिस्टम पे, तो हमारी एनर्जी जा रही है, और वो एनर्जी कहाँ जा रही है, सिस्टम में। और जब सिस्टम, पोटेंशियल हाँ रिलीज। सिस्टम में एनर्जी जाएगी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा। ठीक है। तो ये टर्म जो है ये ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, और वर्क डन एक्सटर्नल भी ग्रेटर देन जीरो आ जाना चाहिए हमारे इस वाले मोशन के लिए जो हम लोगों ने ऊपर एज्यूम किया है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप इस पे आ रहे हैं। तो अच्छा, अब ये पॉजिटिव वाला वैल्यू हमने ऊपर डिराइव किया था वर्क डन वाले और वर्क एनर्जी वाले थ्योरम से। ये देखो, ये k q1 q2 बाई r। आई विल सजेस्ट कि जब आज क्लास खत्म करेंगे ना, तो तुम इनको समय निकाल के थोड़ा सा शॉर्ट में ही जैसे हो पाए, शॉर्ट में तुम इनको डिराइव करने की कोशिश करना, और ध्यान देना किन किन चीजों पे, कि तुम वेक्टर का ध्यान रख रहे कि नहीं, साइन का ध्यान रख रहे कि नहीं, और वर्क का एक दूसरे के साथ जो साइन का रिलेशन है वो सही आ रहा है कि नहीं। बस इन तीन चीजों पे अगर ये तीनों चीज क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हो तो न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, ओके ओके। गुड। तो वर्क डन एक्सटर्नल आ रहा है k q1 q2 बाई r, और ये है पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस r माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस इंफिनिटी। ठीक है। तो ये रिलेशन को ध्यान से देखो। अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने अज्यूम किया कि देखो भाई,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। इसको बस डेल्टा यू कर दो और डेल्टा यू करके बच्चों को याद करा दो के Q1 Q2 बाई आर, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। पर उन्होंने सोचा कि देखो एक फायदा है, एक फायदा क्या है करने में कि अगर आप इसको अज्यूम कर लो जीरो, इसको क्या अज्यूम कर लो, हाँ, जीरो, मतलब जीरो। potential energy of the system at infinite, infinite means there is no interaction, तो isn't it safe to assume कि इस जगह पे potential energy भी इनकी जीरो होगी, जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा भी क्या ही काम होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा वेग स्टेटमेंट होता है मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट वाला, कि यहाँ पे सारी चीजें जीरो 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 ही हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि चलो इसको सेफली हम जीरो अज्यूम कर लेते हैं कि जब इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो जैसे ही इसको इन्होंने जीरो अज्यूम किया तो देखो कितना ब्यूटीफुल रिलेशन आ गया साइंस का कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ ओनली वेरिएबल आर between two charged particles will be k q1 q2 by r. It just the potential at a distance, देखो इससे क्या क्या फायदा हुआ, सबसे अच्छी बात ये एक पॉइंट फंक्शन बन गया। अब हम जहाँ पे चाहें इस Q1 से कहीं भी दूरी पे चाहें हम एक पोटेंशियल फंक्शन बना सकते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, है ना। हाँ, सेम सेट ऑफ चार्जेस के लिए Q1 Q2 के लिए तुम देखो क्या यू आर सिर्फ r का फंक्शन नहीं है, हाँ, सिर्फ यू आर रिमेन्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ r। इसीलिए क्या होता है कि देखो इससे इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, बहुत अच्छा सा कंक्लूजन निकलेगा क्या, एक सेकंड गिव मी अ मिनट। ये मैथ से तुमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल पे Q1 है, ठीक। Q2 को अलग अलग पोजीशंस पे रखते हैं, यहाँ पे जब Q2 होगा तो फोर्स इस तरफ, यहाँ पे जब Q2 होगा तो फोर्स उस पे इस तरफ, यहाँ पे जब Q2 होगा तो फोर्स इस तरफ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नो, नहीं होगा। Q1 Q2 being the same and r being the radius of the circle being constant for a circle, locus of a circle। अब तुम देखो ये पोटेंशियल को जरा ध्यान, पोटेंशियल जो है k Q1 Q2 by r है, ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हमारे केस के लिए, वेरिएबल बस r, और सर्कल पे r भी सेम, कांस्टेंट सेम। हाँ, तो तुम बताओ क्या इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, 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 सब कुछ सेम हो जाएगा? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बीइंग अ स्केलर फंक्शन, डायरेक्शन से कोई मतलब रह नहीं गया। तो ये दो चार्ज का जो सेट है ना, दो चार्ज का सेट, इनके लिए सेम रेडियस का अगर तुम सर्कल बनाओ तो वो इक्विपोटेंशियल सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सर्कल। अगर दूसरे आर पे एक दूसरा सर्कल बना दिया जाए, इस सर्कल का भी हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल, इस सर्कल का भी सारा पॉइंट इक्विपोटेंशियल, कोई भी सर्कल ले लो सेम रेडियस का, हर पॉइंट उसका इक्विपोटेंशियल होगा, ठीक है। ठीक। तो एक पॉइंट चार्ज कह रहा हूं, देखो अभी हमने सिर्फ एक डेरिवेशन किया और उसी से कितना चीज एक्सप्लेन हो सकता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एंड इट्स जस्ट बिकॉज वी कैन इंटरप्रेट द फैक्ट्स, वी कैन इंटरप्रेट द फैक्ट्स which mathematics derives and we interpret it into physics according to our convenience, okay। अभी हमने पोटेंशियल तुमको बताया भी नहीं, जो वोल्ट वाला होता है वो अभी नहीं बताया है, इसके बाद इक्विपोटेंशियल लाइन वगैरह वगैरह पढ़ा जाता है। बट जिन सर्कल्स पे इन दोनों चार्ज सेट्स के वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है आर डिस्टेंस का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। तो तुमको नहीं लगता है कि कल होके अगर हम पोटेंशियल भी डिफाइन करेंगे जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी से, सिर्फ एक डिफरेंस है,
ठीक है, तो पोटेंशियल अगर इसी से रिलेटेड है तो जो पोटेंशियल वाला फंक्शन मेरे को कंक्लूजन दे रहा है वही पोटेंशियल भी देगा, देगा कि नहीं? हाँ हाँ देगा। एंड यू नो पोटेंशियल जो है ये क्या होता है? पोटेंशियल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने ऊपर अभी डिराइव किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज पता है कौन है जिसको हम हमेशा से मूव कराते हैं Q2, जो फिक्स नहीं है। जो फिक्स नहीं है, ठीक है, ये हमेशा मूव कराते हैं। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर अभी निकाला था KQ1 Q2 बाई R, जिसको दूसरे तरीके से मैंने लिखा था UR माइनस U इन्फिनिटी, और U इन्फिनिटी को क्या अज्यूम कर लिए थे? 0। जीरो। ठीक है, अब ये सारा जो है इधर का सिस्टम इसको रहने दो, यहाँ पे तुम सीधा सीधे इनको लिखो ना, UR माइनस U इन्फिनिटी और हेलो रिटर्न। यस यस, आवाज नहीं आ रही? हेलो श्रेयांश, आवाज नहीं आ रही? सर, अब आ रही। आ रही है, ओके ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हमने ऊपर ऐसे लिखा था, और इसी का एक्सप्रेशन आया था कि Q1 Q2 बाई R, इसको डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज Q2 से। ठीक। ठीक है, तो Q2 Q2 कट गया, ठीक है। ये आ गया KQ1 बाई R। यही है सबसे सिंपल वाला रिलेशन कि ये किसका है, ये पॉइंट, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है। ये फंक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट कर दिया गया Q2 से, समझ रहे हो? ये इंडिपेंडेंट कर दिया गया Q2 से। क्यों? क्योंकि Q1 के वजह से एक डिस्टेंस R पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है इस सर्कल पे, सेम रेडियस के सर्कल पे, ये पता है इंडिपेंडेंट है इस फैक्ट से कि वेदर Q2 इज देयर और नॉट। हाँ समझे? ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल बात है, वेदर Q2 इज प्रेजेंट और नॉट। देखो ये चीजें हमने नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डिराइव की है, ये मैथमेटिक्स नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए है। ये दिखे या ना दिखे, इट इज देयर, ओके? तो whether Q2 is there or not, we have found that there is a potential at this point, there is a potential at this point, there is a potential at this point। अच्छा देखो, मान लो मैं कहता हूँ आज की यार इस लड़के में बड़ा पोटेंशियल है, ये भाई जेई या फिर नीट जिसकी भी प्रिपरेशन आप करते हैं, या फिर लाइफ लॉन्ग ये अच्छा करेगा, सबसे अच्छी बात, ठीक है, ये सब छोड़ो, छोटी मोटी चीज, लाइफ लॉन्ग ये लड़का बहुत अच्छा करेगा, बट हैव आई सीन द फ्यूचर येट? नो। सो इट्स कॉल्ड पोटेंशियल। It is there whether you prove it or not, whether I have seen it or not। in the same way क्यों इसका नाम पोटेंशियल रखा गया? इसीलिए रखा गया है कि whether you feel it or not, whether you can prove it or not, whether you keep a charge here or not, it is there, the potential is there। तो पोटेंशियल एनर्जी से ही निकल के आता है, ठीक है? डेफिनेशंस तुम पढ़ोगे तुमको अब बहुत क्लियर महसूस होगा हर चीज, बट जो मैथमेटिक्स है वो यही कहता है, ये कहता है कि जो पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q1, इट्स प्रिटी सिंपल, वो अपने मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा आप चार्ज रखेंगे वो अपने सराउंडिंग में उतना बड़ा पोटेंशियल जनरेट करेगा, और ये पोटेंशियल उस चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वो पोटेंशियल क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है ना? सर एक मिनट, आवाज आ रही है, एक मिनट। हाँ okay। हाँ सर अब। हाँ मैं कह रहा हूँ कि तो ये डेरिवेशन मेरे को क्या रियलाइज कराता है कि एक पॉइंट चार्ज Q1 के अराउंड इस स्पेस में, इसके चारों ओर के स्पेस में, इसके द्वारा एक अनसीन अनफेल्ड पोटेंशियल हर टाइम पे होता है, वेदर यू कीप अ टेस्ट चार्ज हियर और नॉट, ओके? और ये पोटेंशियल का नेचर कैसा है कि ये चार्ज जितना बड़ा होगा किसी पॉइंट पे, इसके द्वारा जनरेट किया हुआ पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, ठीक है? हाँ। द सेकेंड थिंग बीइंग कि आप जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? ड्रॉप होगा, ठीक है? बिकॉज ये इनवर्सली रिलेटेड है अपने से दूरी पे।
ठीक है। अब तुम देखो जो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव किया यू आर माइनस यू इन्फिनिटी, ये कहाँ से आया था? ये वर्क वाले रिलेशन से आया था ना। एक हाँ बार तुम खुद से डिराइव करके देखना। तो वर्क था स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी का हाँ चेंज भी आया स्केलर, इसमें बस Q2 से डिवाइड ही तो किया है मैंने और पोटेंशियल ले आए हैं, तो ये पोटेंशियल भी होगा क्या? स्केलर। ठीक है। होना तो चाहिए। है पोटेंशियल स्केलर ही है। देखो हाँ ये ठीक स्केलर है। है ना, स्केलर में एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करने पे क्या होता है? कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता, स्केलर ही रहता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो देखो इससे हुआ क्या, हुआ ये कंक्लूजन कि Q1 चार्ज के वजह से आप एक डिस्टेंस पे जब Q2 चार्ज रखते हैं तो एक वेक्टर फंक्शन मिलता है इलेक्ट्रिक फोर्स का। मैं अगली बार आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर फंक्शन है। तो क्या ये बता रहा है कि ये जो स्पेस है ना Q1 के चारों ओर, ठीक है, ये जो स्पेस है इसमें इसका इफेक्ट है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स चार्ज। चार्ज। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है? मास की वजह से। क्या? जो ग्रेविटेशन है फ्रिक्शन। किसका, फ्रिक्शन नहीं, जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है हमारे ऑब्जेक्ट की, हाँ अर्थ की, सन की, ग्रेविटेशन इज बाय द वर्च्यू ऑफ मास। mass. So these all things, the electrostatic force, the electric force, the potential energy of a set of charges and potential due to a point charge at a distance r, ये सारी चीजें by virtue of क्या है? चार्ज है। ठीक है। तो ये भी एक गुण है और ये भी एक गुण है। डिफरेंस दोनों गुणों में क्या है? दोनों गुणों में डिफरेंस ये है कि इसके इफेक्ट को, ये जो चार्ज के वजह से जो अपना नेचर, जो दमखम नेचर में बनाए हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लोग जो हैं, ये दोनों, ये वेक्टर मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं। और इसी इफेक्ट को समझने के लिए यू और वी किस चीज का मदद लेता है? स्केलर मैथमेटिक्स। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। ठीक है। आओ देखो जरा एक दो वो करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सिंपल सिंपल है बट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। when the separation r when the separation between two charges is increased, separation r था, याद होगा। डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल। हाँ, the electric potential energy of the charge is decreased। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो था वो 1/r के हिसाब से था। ठीक है। अब देखो एक चीज, when the separation between two charges is increased, ये देखो यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2। ठीक है। अभी डिस्टेंस है r और हमारे सेकेंड केस में ये डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच में 2r। ये है 4 कूलम और ये भी है 4 कूलम। ठीक है। ये है 4 कूलम, ये है 4 कूलम। तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? K Q1 Q2 बाई R। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 बाई 2R। घट गई। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको -4 कूलम का कर दूं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा -8K/R और ये भी -8 कूलम था, ये हो जाएगा कितना? -8K/2R। वो कट के हो जाएगा -4K/R। दोनों में कौन बड़ा है? बड़ा तो, लेकिन इससे नेगेटिव तो बस डायरेक्शन के लिए ना। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्शन नहीं है, ये एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी हैज नो डायरेक्शन। ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देखो जब यू का के, हाँ यू का आर के साथ कर्व बनाओगे में भी ऐसा आएगा। एक जस्ट मतलब
आर्टिफिशियल हम एक केस ले रहे हैं, एक मिनट रुको, ये बहुत समझ गया। हाँ, तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव वाला पोटेंशियल एनर्जी ये वाले नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है कि नहीं, है ज्यादा। है ना। तो इसका हाँ। ऑप्शन आप फिर से एक बार चूज करना पढ़ने के बाद, फिर एंड में हम लोग ये फिर से डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। जो Q1 Q2 हमने अज्यूम किया था ना बाबू, वो पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव Q2 करके किया था, इसीलिए Q1 Q2 हर जगह यूज हो रहा था। इसमें जैसे जैसे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव भी हमको रखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, डज द फोर्स ऑन अ चार्ज, एक कोई चार्ज है Q2 ड्यू टू अनदर चार्ज, ये रहा फोर्स, चार्ज रहा Q1, डिपेंड ऑन द चार्जेस प्रेजेंट नियर बाई। ये जो फोर्स है इनके बीच का, ये F कूलम फोर्स, बाबा रे हमारे यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें कोई दूसरा चार्ज है, कोई तीसरा चार्ज है? नहीं। हेलो, नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, इट डजंट डिपेंड ऑन अदर चार्जेस। वो सारे वेक्टर सम होके नेट चार्जेस को अफेक्ट कर सकते हैं, बट इस फोर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे।